बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। आज देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी आशाओं और उनकी मेहनत को सम्मान देने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आज मैं अपने भाषण की शुरुआत उन 21 युवाओं को श्रद्धांजलि देते हुए करना चाहता हूं जिन्होंने पेपर लीक से हताश होकर आत्महत्या कर ली। आज मैं यहां पर सिर्फ अपनी पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों की उम्मीद और उनके लिए यहां पर खड़ा हूं, जो रात दिन एक करके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैं उस मां के लिए यहां पर खड़ा हूं जिस मां ने अपने बेटे के बेटी की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए। मैं उस पिता के लिए खड़ा हूं जिसने साहूकार से भारी कर्जा लिए ताकि उसका बेटा, उसकी बेटी आगे जाकर इस नीट की एग्जाम हो या अलग कोई एग्जाम हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बनेगा और अपनी परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। महोदय, मैं सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं। यहां पर नीट की तैयारी करने के लिए कितनी जद्दोजहद, संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है, उसके बाद वो नीट की एग्जाम जो है पास होते हैं। नीट की एग्जाम पास होने के बाद डॉक्टर बनने के लिए भी 10-10 साल, 12-12 साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये संघर्ष से जो है एक व्यक्ति यहां पर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। जब पेपर लीक होता है महोदय, तो सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं टूटता, उसके पूरे परिवार की हिम्मत टूटती है। आज इसी व्यवस्था का पक्का इलाज का काम इस ऐतिहासिक बिल के माध्यम से यहां पर होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज यहां पर एक शक्तिशाली बिल लाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और वहां के इतिहास, साहित्य और संस्कृति में शिक्षा और न्याय का वास है। महोदय, महाराष्ट्र वो पुण्यभूमि है जिसने पूरे देश को शिक्षा का मार्ग दिखाया। महात्मा ज्योतिराव फुले हो या क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज के तानों पत्थरों के बीच मार खाकर वंचितों के लिए और लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी विद्यालय शुरू किया। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर देश के सामने एक बड़ा आदर्श खड़ा किया। मैं उस महाराष्ट्र से आता हूं जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज जो युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक की मांग करना और अपनी आवाज उठाना हमारी महान संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारी सरकार आपके इस संघर्ष में पूरे ताकत के साथ आपके साथ में खड़ी है। हम युवाओं के इस आक्रोश का केवल आंदोलन नहीं मानते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर मानते हैं। यह केवल एक विरोध नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत है। आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के हर एक युवा को बहुत ही भावनिक अपील यहां पर करना चाहूंगा कि कोई भी एक परीक्षा जो है आपकी जिंदगी यहां पर तय नहीं कर सकता। कोई एग्जाम में आप फेल हो जाए तो आप जो यहां पर आत्महत्या जो करते हैं, मुझे लगता है उसके पहले अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। युवाओं को मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में, जब महाराष्ट्र में, पूरे देश में मुगल का साम्राज्य था, वहां पर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीतकर स्वराज्य की पहली नींव रखने का काम महाराष्ट्र से किया। उसके बाद पूरे अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। मुझे आज यहां पर विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जी की भी याद आती है। 2 दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस यहां पर मनाया। उन्होंने महज 23-24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे लगता है कि युवाओं को इन सभी से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार आपके साथ ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि
जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। हमने सिर्फ निंदा नहीं की बल्कि सिस्टम की सफाई की। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया, दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज को जेल में डालने का काम किया, एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। इसे कहते हैं नैतिकता, और नैतिकता है इस सरकार में। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकीद दिया। खुद ने आपके वजह से नहीं दिया, आपके वजह से नहीं दिया। पेपर लीक खुद की जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम जो है सरकार के माध्यम से आज यहां पर हो रहा है। पेपर लीक एक्यूज को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। आज इस ऐतिहासिक बिल के जरिए हम शिक्षा माफियों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि उनको कठोर आर्थिक जुर्माना लगाने का काम भी यहां पर हम लोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है। बिना समय बर्बाद किए नीट का पेपर लीक होने के बाद 37 दिनों में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया। 25 दिनों में रिजल्ट जो है यहां पर घोषित किया गया, जिससे छात्र का एक भी साल जो है बर्बाद न हो। ऐसे कड़े कदम जो है सरकार ने यहां पर लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जो है युवाओं से बात करने का काम यहां पर किया, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक ऐसा टास्क फोर्स बनेगा, नंदन नीलकेनी जी के अध्यक्ष में एक कमेटी बनाई जाएगी, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कभी भी नीट के परीक्षा में या कोई और परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। आने वाले समय में ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सभी को, यहां पर बैठे सभी लोगों को सोचना जरूरी है कि आज युवाओं के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या पीड़ा है। आज यहां पर हम नीट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की बहुत जरूरत है। ये नीट जो परीक्षा है, ये नीट की सिस्टम क्या है? ये नीट एक परीक्षा है, एक दिन और एक मौका हम हमारे युवाओं को यहां पर देते हैं। एनटीए एजेंसी जो है, ये सेंटर कहां होगा, कौन से डेट पर नीट होगी, ये सब डिसाइड करने का काम जो है एजेंसी के माध्यम से यहां पर किया जाता है। लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि छात्रों की सालों की तपस्या, उनके परिवारों की उम्मीदें और उनका पूरा भविष्य सिर्फ 3 घंटे में और उस 3 घंटे में और उस एक दिन में हम कैसे तय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस नीट की परीक्षा जिस प्रकार से होती है या और कोई परीक्षा होती है, क्योंकि अगर उस दिन वो छात्र 2 साल उसने मेहनत की, पढ़ाई की, उस एक दिन पर वो छात्र जो है बीमार हो गया, उसके घर में जो है कोई बीमार हो गया, घर में कोई चल बसा, या वो कोई दूर दराज गांव में रहता है, वहां पर बाढ़ आ गई, लेकिन उस एक दिन उधर वहां पर आकर उसने अगर परीक्षा नहीं दी तो उसका पूरा एक साल जो है वहां पर बर्बाद होता है। तो मुझे आपसे भी कहना है यहाँ पर कि हमको ये सिस्टम को बदलना जरूरी है। हम यहाँ पर जो है क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही साल, वो साल में एक ही बार क्यों परीक्षा दें। बाकी अगर हम देशों में देखेंगे तो उस देशों में जो है परीक्षा कई बार आप दे सकते हो, साल में कई बार, जीमैट हो, जीआरई हो। इस परीक्षा में आप अगर अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में कई बार, साल में कई बार परीक्षा दे सकते हो आप, और उस परीक्षा का रिजल्ट तुरंत लगता है, लेकिन उसका एडमिशन जो है साल में एक बार होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, एआई है, इसके माध्यम से हम सब लोग को मिलकर इसमें एक अलग रिफॉर्म लाने की जरूरत है। जीमैट हो, जीआरई हो, तो मल्टीपल अटेम्प्ट जो है, चांसेस जो है, उसको देना बहुत जरूरी है। लव कृष्णा जी ने यहाँ पर कहा कि एक बैंक बनाया जाए, क्वेश्चन बैंक। मुझे लगता है कि ये पेपर लीक क्यों होता है, क्योंकि सबका पेपर जो है सेम होता है। अगर हम क्वेश्चन बैंक, एक जनरलाइज क्वेश्चन बैंक बनाएंगे बड़ा, और उसमें से अगर एआई जनरेटेड क्वेश्चंस निकले जिसका वेटेज सेम हो, और परीक्षा में जाने के पहले परीक्षा सेंटर पर, अरे सुन लेना राहुल, तो क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बाप, पीछे वाले राहुल को बोल रहा हूँ, पीछे वाले राहुल कासवान को बोल रहा हूँ। आप मत उत्तेजित होइए। श्रीकांत शिंदे जी, आप ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए। सभापति केवल आपकी स्पीच रिकॉर्ड पे जा रही है। देखिए, तो जो अलग अलग देशों में अपनाया गया है वो हमारे देश में भी हम अपना सकते हैं, जिससे ये रैट रेस से जो दबाव है, एक तो परीक्षा का दबाव है, एक तो परिवार का दबाव है, परिवार ने जो कर्जा लिया है उसका दबाव है, इन पूरे दबावों से, प्रेशर में से जो है हमें भी विद्यार्थी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज एक परीक्षा किसको जन्म दिया जाए? लव कृष्णा जी ने यहाँ पर कहा, एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर कोचिंग क्लासेस का खड़ा हो चुका है। 50,000 करोड़ का ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। 2030 तक ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी।
जो कोचिंग क्लासेस शिक्षा जैसा पवित्र दान करने के लिए यहाँ पर खुले, आज वो आईपीओ बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को, सरकार को भी सोचना बहुत जरूरी है कि इन कोचिंग क्लासेस को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए और इसके ऊपर किस प्रकार से, क्योंकि 3 लाख 5 लाख ऐसे जो है यहाँ पर फीस जो है आकारी जाती है और इस फीस के लिए जो है लोन लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज हमारे महाराष्ट्र में जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तब हमने EWS, SCBC, OBC जिसकी आय 8 लाख से कम है, ऐसी बेटियों के लिए जो है शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त जो है वहां पर जो है करने का काम वहां पर किया। इसके बारे में भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं। मुझे यहाँ पर कहने में आनंद होता है कि जिस तरीके से हमने टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाया, GST कानून लाकर, IBC कानून लाकर बैंकिंग रिफॉर्म्स किया, लेबर कोड्स लाकर मजदूरों को सशक्त किया, उसी तरीके से आज इस बिल से एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने का काम, अकाउंटेबिलिटी लाने का काम जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे थे, गौरव जी ने भी यहाँ पर कहा, गौरव जी ने यहाँ पर दिनकर जी की कविता, उसके साथ में अलग अलग कवियों की यहाँ पर बात की। मैं उनको रामधारी सिंह दिनकर जी की 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद दिनकर जी ने किसके लिए एक कविता लिखी थी? एक कविता में क्या लिखा था उन्होंने? घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी, ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था। और सुनिए उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो है इसी कविता के साथ जो है शुरू हुआ। आज यहां पर कह रहे हैं कि टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को भी, जिन बच्चों को ये भड़काने का काम यहां पर कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इमरजेंसी की किताब अगर वो पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप क्या है, तानाशाही क्या है। कि तानाशाही सर टाइम है, तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही, अरे रुको, सुनो यार, सुनो, तानाशाही किसे कहते हैं? इमरजेंसी में 1,11,000 लोगों को बिना ट्रायल जेल में ठूसा गया, इसे तानाशाही कहते हैं। अकेले मीसा में 35,000 लोगों को डिटेन किया, जिनमें 13,000 राजनेता थे, इसे तानाशाही कहते हैं। शाह कमीशन ने साफ कहा, इमरजेंसी का मकसद विपक्ष की आवाज कुचलना था, इसे तानाशाही कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कस्टडी में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई, इसे तानाशाही कहते हैं। और सुनो, सरकार ने तो बच्चों की बात सुनी, जो आंदोलन कर रहे थे बच्चे, उनको सुना, उनसे बात की। जितेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे, नड्डा जी है, वो गए, उनसे बात की, उनको क्या चाहिए उनके बारे में सुना और यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने का काम किया। आज बिल यहाँ पर पारित हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? 38वां संशोधन और 39वां संशोधन लाके सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है निकालने का काम जो है, कम करने का काम इन्होंने किया। इसलिए जो है इमरजेंसी के बाद हारना इनको पड़ा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पर गौरव जी कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए, इनको 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए, क्योंकि इनको डर था कि आप जैसी और एक पार्टी तो तैयार नहीं हो जाएगी। तो जेन जी की भाषा में अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेन जी की भाषा में
विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। अरे सुनो, आगे आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद लहू इनको डेलुलू डॉक्टर डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले वहां पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहां पर। और इसलिए तो ये जेनजी की भाषा में जो है आज और इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि लास्ट में सपा को फोन करके बोला कि बाबा मैं उधर जा रहा हूं। 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद सपा के लोग आए और 1 मिनट में पुलिस। अब समाप्त करें कृपया। तो आज ऐसी परिस्थिति जो है सर, विपक्ष की ओर में सर अभी तो ताकत बढ़ गई सर। पहले मैं 20 मिनट बोलता था, अभी 13 लोग हैं सर। 24 मिनट हो गया। 24 मिनट हो गया। ये जो सरकार, ये जो ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन को लग रहा था कि ये पूरा आंदोलन जो है, इस आंदोलन में एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है डाल के एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा कर दिया जाए। लोगों को भड़काया गया। लोगों में जो है यहाँ पर इनके पार्टी के भी लोग वहां पर गए और बद्दिया गालियां जो है वहां पर देने लगे। हमारा देश का युवा जो है ये बद्दिया गाली नहीं देगा, लेकिन आज वहां पर दी गई। ये कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। अगर डिक्टेटरशिप, तानाशाही होती तो यहाँ पर जो रील बनाए प्राइम मिनिस्टर महोदय के विरोध में, यहाँ पर गालियां दी उनको, उनके मां के ऊपर गालियां दी, CRPF को गाली दी, सेना को गाली दी, पुलिस को गाली दी। अगर डिक्टेटरशिप नहीं होती यहाँ पर तो ये गाली देने की हिम्मत कोई करता नहीं। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके बारे में उनको क्या चाहिए ये सुना, और आज तो उनके ऊपर के मुकदमे भी हमने वापस ले लिए। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी को कुचलने का काम जो है इमरजेंसी के वक्त हुआ। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इस बिल का पूरी ताकत के साथ समर्थन करता हूँ, और थोड़ी बुद्धि जो है इनको आ जाए इसके बारे में भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आमच्या चॅनलची बातमी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।